हिंदुस्तान अखबार शनिवार 25 जुलाई 2026। पूर्व अध्यक्ष बीएचयू छात्र संघ चंचल जी का लेख है, आंदोलनकारी छात्रों से यह सलूक सही नहीं। भारत जैसा विशाल आबादी वाला देश अपनी अंदरूनी मिसाइल के लिए अभिशप्त है। ये मसले और मसाइल हल कैसे होंगी या होने चाहिए, इस पर अलग राय बनती रहती है, मगर घूम टहल कर सुई जिस एक बिंदु पर आ रुकती है वह है राजनीति। चुनांचे राजनीति का पहला काम बनता है जिन समस्याओं का वाजिब हल निकालना, जैसे कैसे और कैसा हल। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीति का रूप क्या है, क्या लोकतंत्र है या तानाशाही है, सामंती व्यवस्था है या अराजकता। समस्याओं का हल राजनीति के चरित्र पर निर्भर करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें राजनीति का सबसे खूबसूरत दायरा मिला है। लोकतंत्र और बहुदलीय व्यवस्था और मसाइल हल करने में उसे भी साथ बैठाना पड़ता है जो समस्या से पीड़ित है। आदर्श स्थिति तो यही है कि तीनों पक्ष, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और समस्या से पीड़ित एक साथ बैठकर हल खोजें और ठोस नतीजे पर पहुंचे। आज यही नहीं हो रहा। इससे समूचा देश हलकान हुआ खड़ा है। इस समस्या का विस्फोट हुआ है। देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र के लीक होने से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा यह परीक्षा ली जाती है। पिछले एक दशक से कुछ अधिक वर्षों के भीतर देश में 152 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इसके लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? शिक्षा मंत्रालय। इसलिए शिक्षा मंत्री से नीट पेपर लीक होने के समय से ही इस्तीफे की मांग की जा रही है। एक नीट परीक्षा से करीब 22 लाख बच्चों और 44 लाख माता पिता की उम्मीदें जुड़ी थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस एक परीक्षा से जुड़े आंकड़े सामने रखे हैं। वे हैवतनाक हैं। मसलन एक नीट परीक्षा में फीस के नाम पर बच्चों को कुल मिलाकर हजारों करोड़ों रुपए वसूले गए, फिर भी पेपर लीक। अगर 152 परीक्षाओं में बच्चों की वसूली की गई फीस की राशि जोड़ने बैठेंगे तो सिर चकरा जाएगा। छात्रों का सवाल है, एक तो रोजगार का मुहाना बंद हुआ पड़ा है और दूसरा हमसे करोड़ों रुपए वसूले गए हैं। इसकी जवाबदेही है। जंतर मंतर पर यही सवाल खड़े हैं। इन सवालों की पृष्ठभूमि है भारत की शिक्षा नीति। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मुखर हैं। देश का मौजूदा निजाम अतीतमुखी है। वह शिक्षा को पूरी तरह निजी हाथों में सौंपना चाहता है। इस दिशा में वह अपने कदम बढ़ा भी चुका है। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बंद किया जाना और निजी क्षेत्र को उतरने के लिए इमदाद देना यही जाहिर करते हैं। प्रतिपक्ष में बैठी कांग्रेस समेत अन्य पार्टी शिक्षा व्यवस्था को सरकार की प्राथमिकता में रखे जाने के पक्षधर हैं। कांग्रेस गांधी जी की बुनियादी तालीम को हामी है, जहाँ अक्षर ज्ञान के साथ हाथ का हुनर भी जुड़े हैं और इसका फल भी मिला है। उदाहरण के लिए इग्नू यानी इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय को देखा जा सकता है। ऑस्ट्रियाई दार्शनिक इवान इलीच की डी स्कूलिंग पर आधारित इग्नू आज 36 देशों में शिक्षा दे रहा है और कुल 40 लाख से ज्यादा छात्र इस संस्थान में जुड़े हैं। बहरहाल जंतर मंतर पर छात्र और शासन प्रशासन जिस तर्ज पर आमने सामने खड़े हैं वह चिंता का विषय है। सत्ता की जिद है कि वह मंत्री से इस्तीफा नहीं लेगी और छात्रों की जिद है कि इससे कम कुछ मंजूर नहीं। बेहैसियत पत्रकार किसी पक्ष के साथ खड़ा होकर निर्णय देने का अधिकार नहीं, पर यह अधिकार तो है ही कि अतीत का पन्ना खोलकर सामने रखा जाए। ऐसा ही एक बकाया अभी कल का है।
सन 1973 का छात्र आंदोलन, जिससे बाद में जयप्रकाश नारायण भी जुड़े और देश में बड़ा बदलाव देखा। वह छात्र आंदोलन एक छोटे से सवाल पर खड़ा हुआ था। अहमदाबाद को मेस ने अचानक समोसे का दाम 3 आने बढ़ा दिया था। छात्रों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने इस्तीफा मांगा। तब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। केंद्र सरकार अड़ गई कि इस्तीफा नहीं होगा। छात्रों ने जेपी से अनुरोध किया कि यह उनका नेतृत्व करें। आगे क्या हुआ खुली किताब है। अतीत से सबक लेना चाहिए। जनता मंतर और देश के दूसरे भागों जैसे खबरें मिल रही थी। वे तकलीफदेह है। छात्र और पुलिस आमने सामने हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जंतर मंतर पर पुलिस के साथ कुछ अराजक तत्वों ने छात्रों को पीटा। क्या हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रशासन बच्चों पर पैलेट गन और आंसू गैस के गोले दागने के आदेश देने पड़े। छात्र आंदोलन को कुचलने का यह तरीका निंदनीय है। मैं काशी विश्वविद्यालय बनारस का छात्र ही नहीं रहा, बल्कि कई छात्र आंदोलनों का मैंने नेतृत्व भी किया। छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। बल्कि एक जमाना यह भी आया जब छात्र और पुलिसकर्मी एक हो गए। सन 1972 में जब उत्तर प्रदेश पुलिस विद्रोह हुआ और सेना को लगाया गया कि पुलिस से बंदूक के वापस ले ली जाएं, तब पूर्वांचल के छात्रों ने पुलिस का साथ दिया था। छात्रों के बीच यह समझ पैदा हुई थी कि पुलिस वाले सत्ता के हुक्म के ताबेदार हैं, पर ये हमारे ही घरों से निकल कर आए हैं। जनता मंतर पर जो कुछ दिख रहा है वह सत्ता की चूक है। सार्थक संवाद होना चाहिए। शिक्षा व परीक्षा पद्धति को बदला जाना चाहिए। कहीं हमने भी नारा लगाया था, खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा। भाजपा सांसद ब्रजलाल का अगला लेख है, सरकार के खिलाफ सुनियोजित साजिश। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता को यह अधिकार है कि वह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करे, पर आंदोलन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था, सरकारी संपत्ति व आम नागरिकों को सुरक्षा बनाए रखना पुलिस प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होती है। इसके लिए पुलिस विभाग के पास अत्यंत विस्तृत वैज्ञानिक और चरणबद्ध नियमावली होती है, जिसे पुलिस ड्रिल या मानक संचालन प्रक्रिया कहा जाता है। सीजेपी आंदोलन के संदर्भ में इस पुलिस ड्रिल के महत्व और उसके उल्लंघन से पैदा होने वाले खतरों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आंदोलन छात्रों की मांगों से भटक कर कानून व्यवस्था को पंगु बनाने और सरकार को कमजोर दिखाने के एक सुनियोजित प्रयास में बदल गया है। दरअसल पुलिस ड्रिल की शुरुआत आंदोलन शुरू होने से कई दिन पहले हो जाती है। जब भी कोई संगठन प्रदर्शन की योजना बनाता है तो उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन से लिखित आधिकारिक अनुमति मांगनी होती है। इस चरण में पुलिस कई बिंदुओं पर गहन आकलन करती है। आयोजकों से पूछा जाता है कि प्रदर्शन में कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है। पुलिस घटनास्थल को कुछ क्षमता और आने वाली भीड़ का मिलान करती है। आंदोलन में असामाजिक तत्वों, बाहरी अपराधियों या देश विरोधी सिंडिकेट के घुसपैठ के प्रयासों की भी पड़ताल होती है। जवानों व रैपिड एक्शन फोर्स को धैर्य रखने, उकसावे में न आने और मानव अधिकारों का सम्मान करने का निर्देश दिया जाता है। सीजेपी संगठन आंदोलन में पुलिस ड्रिल का पहला और सबसे बड़ा उल्लंघन यह था कि आंदोलनकारियों ने अनुमति की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जब खुफिया इनपुट जमीनी हकीकत से यह साफ हुआ कि भीड़ में छात्रगण और पेशेवर प्रदर्शनकारी व आपराधिक तत्व ज्यादा हैं, तो पुलिस के लिए चुनौती कई गुना बढ़ गई। बिना अनुमति के भारी भीड़ जुटाने का सीधा मकसद प्रशासन को चौंकाना और कानून व्यवस्था को पंगु बनाना था। जब भीड़ प्रदर्शन स्थल पर जमा होती है तब पुलिस ड्रिल के तहत हिंसा को रोकने के लिए कई स्तरों में सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता है। जैसे जवानों को दंगा नियंत्रण गियर दिए जाते हैं, जिसमें
बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और मजबूत शील्ड शामिल होती हैं। भीड़ को प्रतिबंधित क्षेत्रों की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए लोहे की भारी बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। यदि भीड़ उग्र होती है तो बैरिकेड से तोड़ने लगती है या पुलिस पर हमले करती है, तब भी पुलिस ड्रिल के तहत सीधे गोली या घातक बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके तहत लाउडस्पीकर से भीड़ को तितर-बितर होने और कानून हाथ में न लेने की लगातार चेतावनी दी जाती है। फिर ठंडे पानी की तेज बौछारों के उपयोग से भीड़ को पीछे धकेला जाता है। यदि भीड़ उग्र होती है तो बैरिकेड्स तोड़ने लगती है या पुलिस पर हमले करती है, तब भी पुलिस ड्रिल के तहत सीधे गोली या घातक बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए न्यूनतम और गैर घातक बल का एक तय क्रम है। फिर ठंडे पानी की तेज बौछारों के उपयोग से भीड़ को पीछे धकेला जाता है। वाटर कैनन से बेअसर होने पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। फिर भी भीड़ यदि पुलिस बल के बिल्कुल करीब आ जाए और उस पर हमला कर दे, तो आत्मरक्षा एवं नियंत्रण के लिए लाठी का प्रयोग किया जाता है। जवानों को सख्त निर्देश होता है कि लाठी या प्रहार हमेशा शरीर के निचले हिस्सों जैसे पैरों या जांघों पर हो। रबर बुलेट भी एक तरीका है जो गोलियों की तरह जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन इसके प्रहार से दर्द होता है। जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलनकारियों ने पुलिस की इस पूरी धैर्यपूर्ण ड्रिल का फायदा उठाया। जब पुलिस ने संयम बरतते हुए मानवीय गर्मी का पालन किया, तब भीड़ में छिपे असामाजिक तत्वों ने दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों पर क्रूरतापूर्वक हमला कर दिया और पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की गई, जो दर्शाता है कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। देश की सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और मीडिया पर हुए हमलों ने इस आंदोलन की असल नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस आंदोलन का सबसे खतरनाक पहलू जिसमें असामाजिक तत्वों की सीधी एंट्री है। जिस तरह से प्रदर्शन स्थल पर बड़े पैमाने पर टेंट, लाउडस्पीकर और भोजन की व्यवस्था की गई थी, उससे उससे इसके वित्तीय स्रोतों पर भी सवाल उठाना लाजमी है। इस पूरे घटनाक्रम को डीप स्टेट द्वारा फंडिंग दी जा रही है। सीजेपी के उग्र प्रदर्शन में सुरक्षा बलों के विभिन्न रैंकों के 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। आरएएफ और दिल्ली पुलिस के कई सब इंस्पेक्टर की लिंचिंग के प्रयास हुए। महिला पुलिस तक को नहीं बख्शा गया। यहाँ पक्ष की राजनीति भी सवाल के घेरे में है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना होता है, लेकिन इस सब मामले में उसकी और कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका और इरादे बेहद संदिग्ध नजर आते हैं। सोनम वांगचुक ने सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन तो खत्म कर दिया, पर लद्दाख से लेकर दिल्ली तक अलग अलग मुद्दों के बहाने व्यवस्था के पंगु बनाने और आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने की यह कोशिश गहरी साजिश का हिस्सा लगती है। आंदोलनकारी इस आंदोलन में ऐसी हिंसक कार्रवाई कर रहे थे कि पुलिस उत्तेजित होकर गोली चलाए, जिससे वे इस आंदोलन को बेहतर रूप दे सके। पुलिस वालों ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपना संयम नहीं खोया, जिसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। अगला लेख है समाधान की आशा। केंद्र सरकार से जेपी अर्थात कांग्रेस जनता पार्टी के बीच दूसरे दौर की बातचीत समग्रता विशेषता में सकारात्मक रही है। जैसे कि उम्मीद थी, सरकार ने सीजेपी की 2 मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। नीट परीक्षा के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने पर सहमति सराहनीय है। अब बात केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी हुई है। सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं है, पर कोई ठोस फैसला शनिवार को सामने आ सकता है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात में यह भी संकेत दिया कि वाकई इस आंदोलन से प्रेरित प्रदर्शन देश के अनेक शहरों में होने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के एक बड़े क्षेत्र में यातायात और इंटरनेट सेवा
को आंशिक रूप से बाधित करना पड़ रहा है। इस आंदोलन का सही रूप में पटाक्षेप सरकार को करना ही चाहिए। ध्यान रहे कि पुलिस या ज्यादती की सुनवाई अदालत तक पहुंच गई है। कोई संदेह नहीं कि बीते दिनों में पेपर लीक की प्रतीक जैसी कड़ाई देखने में आई है। यह अभूतपूर्व है। जहां परीक्षा में अनेक प्रक्रियागत सुधार हो रहे हैं, वहीं पेपर लीक संबंधी कानून को कड़ा बनाने का फैसला की केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है। जो भी अच्छे सुझाव हैं उन्हें लागू करने की इच्छा सरकार में दिख रही है। सरकार के यथोचित प्रयासों से 26 दिन बाद सोनम वांगचुक का अनशन टूटा है। स्वयं सोनम वांगचुक ही कहते रहे कि देश के लिए जान देने से ज्यादा जरूरी है देश को जिंदगी देना। सोनम की मांगों में मंत्री के इस्तीफा की बात पुरजोर ढंग से नहीं थी और इसकी आलोचना भी हो रही है। वैसे ये तथ्य हर कोई जानता है कि केवल एक मंत्री के इस्तीफा से हालात नहीं बदलेंगे। पूरे परीक्षा तंत्र को बदलने की जरूरत है। परीक्षा तंत्र की कमियां निशाने पर रहनी चाहिए। हालांकि यह नई बात नहीं है। संदेश कई बार सुधारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सरकारों ने देश को संदेश तो पूरा दिया पर ठोस सुधार की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाई। सुधार की चर्चा केवल आंदोलन चलने की तक सीमित ना रहे। आम लोग इसका जमीनी असर देखना चाहेंगे। बार बार पेपर लीक स्वयं सरकारों के लिए भी शर्मनाक और अपमानजनक है। बहरहाल सोनम वांगचुक व सीजेपी के बड़े भी विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ एकाधिक मोर्चे खोल रखे हैं। शुरू में सीजेपी के मंच से दूरी बनाए रखने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मोर्चे पर अब स्वाभाविक ही सर्वाधिक सक्रिय है। ऐसा हो सकता है कि सरकार छात्रों के आगे झुक जाए, पर विपक्षी दलों से वह समझौता का मौका नहीं आने देगी। इस बीच संसद और उसकी कार्रवाई का जो हाल है वह चर्चा का एक तरह से विषय बन सकता है। देश का काफी समय संसाधन बर्बादी की भेंट चढ़ रहा है। लोग संसद को कम करते देखना चाहते हैं। संसद में देश की तमाम कमियों पर सकारात्मक चर्चा चाहते हैं, लेकिन देश को क्या हासिल हो रहा है यह सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। लोग चिंतित हैं और शीघ्र समाधान की आशा संजोए हुए हैं। अगला लेख है निष्पक्ष चुनाव। भारतीय संविधान ने लोकतंत्री शासन प्रणाली को मान्य रखा है। उसने देश के प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष को मताधिकार दिया है। केंद्रीय और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य बालिग मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे और राजनीतिक दल आगामी आम चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेगा। वही मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा और शासन सत्ता का अधिकार होगा। हमारे देश की जनसंख्या बहुत विशाल है। लगभग 17 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज किए गए हैं। इस दृष्टि से लोकतंत्री चुनाव का बहुत बड़ा प्रयोग हमारे देश में होने जा रहा है। इन चुनावों की व्यवस्था का भार सरकारी कर्मचारियों के कंधे पर रहेगा और चुनावों की निष्पक्षता बहुत कुछ उनके आचरण पर निर्भर होगी। चुनाव के मतदाताओं का सही मत व्यक्त होना चाहिए। यदि मतदाता पूरी तरह जागृत है और धन एवं सत्ता के प्रभाव में अपने को अछूता रख सकते हैं तो जो भी विधानसभाएं बनेगी वे जनमत का सही प्रतिनिधित्व करने वाली होंगी। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में मतदाता उतने जागृत और शिक्षित नहीं हो पाए हैं। नए नए दल अस्तित्व में आ रहे हैं जो मतदाता को समर्थन और विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक दल अधिक से अधिक आकर्षक कार्यक्रम लेकर मतदाताओं के सामने आएगा। मतदाताओं के हाथों में विभिन्न दलों के भाग्य का फैसला करने की सत्ता है। इस सत्ता का उन्हें विवेक के साथ प्रयोग करना है। उनका अभ्युदय में सहायक हो सकता है। आम चुनावों के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों का आम चुनावों के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों का आचरण कैसा रहना चाहिए। आजकल कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है, किंतु दल
किंतु कल समाजवादी दल, किसान मजदूर, प्रजा दल अथवा कोई दल चुनाव के बहुमत प्राप्त करके सत्तारूढ़ हो सकता है, किंतु इन परिवर्तनों का राज्य कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें अपने पद पर स्थायी रूप से बंधे रहना होता है। स्वामी विवेकानंद जी का लेख है आत्म साक्षात्कार। आप लोगों को यह अवश्य स्मरण होगा कि आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आत्मा का प्रकृति मन और शरीर के साथ तादात्म्य हो गया है। अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा समझता है, उसकी अपेक्षा कुछ उन्नत मनुष्य मन को ही आत्मा समझता है, किंतु दोनों ही भूल में हैं। अच्छा, आत्मा इन सब उपाधियों के साथ कैसे एकाकार हो जाती है। चित्त में नाना प्रकार की लहरें उठकर आत्मा को आच्छादित कर देती हैं और हम इन लहरों से आत्मा का कुछ प्रतिबिंब मात्र देख पाते हैं। यही कारण है कि जब क्रोध प्रति रूपी लहर उठ जाती है तो हम आत्मा को क्रोध युक्त देखते हैं, कहते हैं कि हम क्रुद्ध हैं। जब चित्त में प्रेम की लहर उठती है तो उस लहर में अपने को प्रतिबिंबित देखकर हम सोचते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। यह सब पूर्व संस्कार जब आत्मा के स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं तब ऐसे भाव उदित होते हैं। चित्तरूपी सरोवर में जब तक एक भी लहर रहेगी तब तक आत्मा का यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं देगा। जब तक समस्त लहरें बिल्कुल शांत नहीं हो जाती तब तक आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए पतंजलि ने यह समझाया कि तरंग रूप वृत्तियां क्या है और बाद में उनको दमन करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सिखलाया है। तीसरी बात यह सिखलाई है कि जैसे एक वह बहुत अग्नि राशि छोटे छोटे अग्निकणों को निगल लेती है, उसी प्रकार एक लहर को इतनी प्रबल बनाना होगा जिससे अन्य सभी लहरें बिल्कुल लुप्त हो जाए। जब केवल एक लहर बच रहेगी तब उसका भी निरोध करना सहज हो जाएगा। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।